जिसका मुख्य उद्देश्य था विश्व शांति को कायम रखना, तो वो पूरी तरीके से उसे मेंटेन करने में नाकारा साबित हुआ। यूएन है और उसका जो WHO अंग है, दोनों इस मामले में चीन को दोषी ठहराने की जगह उसका बचाव करने के काम में लगे। इन 5 देशों की पूरी दादागिरी इसमें चलती है और यही कारण है कि कई बार अपने उद्देश्य में यूएनओ विफल हो जाता है। इस तरीके से जिस तरीके से बहुत तेजी के साथ पूरे वैश्विक स्तर पर ध्रुवीकरण हो रहा है, वो कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की ओर संकेत कर रहा है। नमस्कार, आज मैं बात करूंगा नख दंत विहीन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसको हम यूएन भी बोलते हैं और आज यूएन के बारे में बात करना इसलिए आवश्यक है कि जिस तरीके से पहले रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर, और उसके बाद जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, उसके बाद जो यूएन का मुख्य उद्देश्य था विश्व शांति को कायम रखना, तो वो पूरी तरीके से उसे मेंटेन करने में नाकारा साबित हुआ है। ऐसी स्थिति में इस मुद्दे पर बात करना बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, समझने की आवश्यकता है कि आखिरकार ऐसा नहीं है कि कोई यूएन पर पहली बार इस तरीके का सवाल उठा है, पहले भी ये सवाल उठते रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2019 में जब चीन से कोविड की शुरुआत होती है और वहां से फैलना शुरू होता है और धीरे धीरे पूरे विश्व में ये कोविड महामारी फैल जाती है और वैश्विक महामारी बन जाती है, उसके बाद जो यूएन है और उसका जो WHO अंग है, दोनों इस मामले में चीन को दोषी ठहराने की जगह उसका बचाव करने के काम में लगे रहे, जिसको लेकर के वैश्विक समुदाय में जबरदस्त तरीके से आक्रोश भी देखने को मिला। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार ये यूएन पर सवाल क्यों उठ रहा है, क्योंकि जो हाल में और इसके पहले जो युद्ध हुए और युद्ध के बाद जो अशांति फैली है पूरे विश्व में, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार यूएन का गठन क्यों किया गया था। यूएन ने हमास और इजराइल के बीच युद्ध होने के बाद क्या किया और क्या उसने कोई ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से उस पर अंकुश लगाया जा सकता था? क्या अंकुश लगाया जाना भी संभव है? क्या जो यूएन का संगठनात्मक ढांचा है वो क्या इस प्रकार का है कि वो उस पर कोई इस तरीके की कार्रवाई कर भी सकता है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 7 अक्टूबर को हमास इजराइल पर हमला करता है और जैसे ही हमला होता है और कई लोग मरते हैं, अनेक लोग मर जाते हैं और घायल हो जाते हैं और इजराइल भी प्रतिरोध स्वरूप उस पर हमला करता है। इसके बाद 8 अक्टूबर को जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएन का जो मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, वहां पर एक बैठक करता है और बैठक करके 2 काम करता है। एक तो जो उसके यूएनओ के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस इसकी निंदा करते हैं और पूरे विश्व से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं, दोनों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं और ये भी कहते हैं कि जो इस हमले में लोग विस्थापित हुए हैं या प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, उनके राहत शिविरों में राहत सामग्री भेजी जा रही है ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। ये तो अच्छा कार्य है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यूएन का सिर्फ यही काम है, शांति की अपील करना और राहत सामग्री भेजना? यही एक सबसे बड़ा सवाल है। तो ऐसी स्थिति में देखना यह है कि आखिरकार यूएन सिर्फ यहीं तक क्यों सीमित रहा? क्या वो पूरी तरीके से नख दंत विहीन है? उसके पास क्या ऐसी कोई शक्तियां हैं जिसके माध्यम से वो कार्रवाई कर सकता है या कार्यवाही को अंजाम दे सकता है? ये कई सवाल हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले चलना चाहूंगा कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है इसका गठन कैसे हुआ, इसका उद्देश्य क्या था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि
प्रथम विश्व युद्ध की जब समाप्ति होती है 1919 में, उसके बाद 1920 में लीग ऑफ नेशंस का गठन किया जाता है। लीग ऑफ नेशंस का गठन इसलिए किया जाता है ताकि दूसरा विश्व युद्ध ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका जो संगठन था कुछ इस तरीके से शुरुआती दौर से ही बहुत लचर था कि ये दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में नाकाम रहता है, और दूसरा विश्व युद्ध 1939 में होता है और 1945 तक वो चलता है। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है उस दौरान भी एक चिंता होती है विश्व के देशों में कि किस तरीके से एक ऐसा सशक्त संगठन बनाया जाए जिसके चलते जो अगला विश्व युद्ध है, यानी जो तृतीय विश्व युद्ध है, वो ना हो। तो 1945 में 50 देश एकत्र होते हैं और एकत्र होकर के गठन करते हैं यूएनओ की। यूएनओ का गठन होता है और धीरे धीरे विश्व के विभिन्न देश उससे जुड़ते रहते हैं, और आज 193 देश जो है इसके सदस्य हैं। बहुत बड़ा संगठन हो चुका है। और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि जो संगठन है इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जैसा कि मैंने कहा कि विश्व शांति को कायम रखना। अब इसका जो संगठन था इसके 6 अंग बनाए गए। 6 अंग में सुरक्षा परिषद, महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और 6वां अंग है सचिवालय। इनका जो है ये अंग उसके बनाए गए, लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है वो है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के मैं इसी की विशेष तौर पे चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि ये सुरक्षा परिषद ही एक ऐसा अंग है जिसके पास कुछ शक्तियां हैं और जिसके पास इस तरह की शक्तियां हैं कि वो कुछ कार्रवाई विश्व शांति को बनाए रखने के लिए कर सकता है। तो उसके जो सदस्य हैं उनकी संख्या 15 है। इसमें 5 सदस्य स्थायी हैं। स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस इसके सदस्य हैं, और 10 इसके अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 5 इसके स्थायी सदस्य हैं वो हमेशा के लिए जो है स्थायी हैं, उनके पास वीटो पावर है, और जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या 10 है। उन सदस्यों की जो गठन होता है उसमें हर 2 साल में चुनाव होता है उनका, और वो जो है बदलते रहते हैं हर 2 वर्ष में। तो इस तरीके का इसका जो है स्ट्रक्चर है। यदि कोई भी कार्यवाही करनी है या कोई भी एक्शन लेना है या विश्व शांति के लिए कोई प्रयास करना है तो उसके लिए महासभा में प्रस्ताव पारित किया जाता है। लेकिन प्रस्ताव पारित करने के पहले जो महत्वपूर्ण बात है समझने की आवश्यकता है, जो सुरक्षा परिषद है उस सुरक्षा परिषद में उस प्रस्ताव को जो है सहमति प्रदान करना बहुत आवश्यक है। और सपोज करिए 15 सदस्य हैं और उसमें 8 सदस्य भी किसी प्रस्ताव पर उसके पक्ष में मतदान डालते हैं और 7 उसके विपक्ष में डालते हैं, तो भी उसको वह पास नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो स्थायी सदस्य है उस यूनाइटेड नेशंस का, उसके पास वीटो पावर है, और यदि कोई सदस्य उसमें जो उसके खिलाफ है उस प्रस्ताव के और उसमें वीटो लगा देता है तो प्रस्ताव पारित नहीं होता है। कहने का मतलब इन 5 देशों की पूरी दादागिरी इसमें चलती है, और यही कारण है कि कई बार अपने उद्देश्य में यूएनओ विफल हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सुरक्षा परिषद है वो क्या काम कर सकती है। तो सबसे पहला जो सुरक्षा परिषद काम कर सकती है वो है कि वो जो भी प्रभावित देश हैं या जो भी युद्ध में उलझे हुए देश हैं उनसे कह सकती है कि मामले को शांतिपूर्ण तरीके से उसका निपटारा कर लें। अगर वो उसके लिए तैयार नहीं है तो जो यूनाइटेड नेशन है वो अपनी शांति सेना वहां पर भेज सकती है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा जो यूनाइटेड नेशंस है, यूएन है, उसके पास अपनी कोई सेना नहीं है। जो शांति सेना का गठन किया गया है, जो विभिन्न देश इसके सदस्य हैं, उनकी ही जो सैनिक हैं, उनके ही जो सेना है, उसी से कुछ सैनिक लेकर के उसका गठन किया गया है। भारत भी इस शांति सेना में अपना योगदान करता है।
तो सबसे पहले वो कह सकता है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा कर लीजिए, या जो है वहां सेना भेज सकता है। और फिर भी लगता है कि यह विवाद नहीं सुलझ रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है हेग में, उसके सुपुर्द उस मामले को कर सकता है और उस आधार पे उसका निपटारा हो सकता है। लेकिन मैंने एक चीज आपको और बताई कि कोई भी यदि फैसला करना है यूएन को, तो उसके लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले सुरक्षा परिषद में पास होगा, फिर इसके बाद महासभा उस पर अपनी मुहर लगाएगी। यदि कोई स्थायी सदस्य अपना वीटो कर देता है तो उस पर फैसला नहीं हो सकता। यही कारण है कि जब 1979 में चीन ने वियतनाम पर हमला कर उसके कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, तो यह मामला सिक्योरिटी काउंसिल में जाता है। और सिक्योरिटी काउंसिल में जब यह मामला जाता है, तो चूंकि चीन, जैसा कि मैंने बताया कि स्थायी सदस्य है, तो चीन उस पर अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करता है और नो कहता है, इसलिए उस पर कोई एक्शन नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में देखिए समझने की जरूरत है कि ये जो 5 देश हैं वो सबके भविष्य का, पूरे विश्व के भविष्य का और शांति का फैसला करते हैं कि यहां शांति रहेगी या युद्ध चलेगा। अब देखने की जरूरत यह है कि भारत आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसके अलावा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसके अलावा जर्मनी और जापान, जिनका वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है, और यहां तक कि जो यूएन है उसके भी संचालन में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर भी वो स्थायी जो समिति है वहां की, जो स्थायी जो देश है वहां के यूएन के, उसमें परमानेंट मेंबर में उनका नाम नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब यूएन की बार बार आलोचना 2 कारणों से की जाती है। पहला तो ये कि जो स्थायी सदस्यों की जो शक्तियां हैं वो एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, ये जो स्थायी परमानेंट मेंबर्स हैं, ये अपने जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं उसके लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से इसकी बहुत जबरदस्त तरीके से वर्ल्ड वाइड जो है इसकी आलोचना की जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे कई उदाहरण हैं, बहुत संक्षिप्त में मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा, जिसकी वजह से इसकी लगातार आलोचना की जाती रही है, और ये विफलता के कारणों में मैं उनको गिनाना चाहूंगा। तो वियतनाम अमेरिका के बीच बहुत लंबे समय तक युद्ध चला, लगभग 10 साल तक युद्ध चला, और उस युद्ध के चलने, उसको रोकने में जो यूएन है वो पूरी तरीके से विफल रहा। इसी तरीके से इराक ने ईरान पर हमला कर दिया, और ये सब यूएन देखता रहा और वो कुछ नहीं कर पाया। 8 सालों तक ये युद्ध चलता रहा। इसी तरीके से अफ्रीका का एक देश है रवांडा में बहुत जबरदस्त तरीके से नरसंहार हुआ, और 1994 में 100 दिनों के अंदर 8 लाख लोगों को मार दिया गया, लेकिन यूएन कुछ नहीं कर पाया। हालांकि इसमें ऐसा कहा जाता है, आरोप लगता है कि फ्रांस की इसमें जो है का हस्तक्षेप था, जिसकी वजह से इतना बड़ा नरसंहार हुआ। इसी तरीके से बोस्निया का जो गृह युद्ध है, जो यूगोस्लाविया के विभाजन के बाद गृह युद्ध चला लंबे समय तक, तो 1995 में जो वहां की सर्ब सेना है उसने 8 लाख मुसलमानों का नरसंहार कर दिया, लेकिन यूएन कुछ नहीं कर पाया। ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन हमारे समक्ष जो सबसे ताजा उदाहरण है वो रूस और यूक्रेन के बाद हमास और इजराइल का है, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं कि आज इजराइल जो है जमीनी युद्ध कर रहा है हमास के साथ, हमास भी लगातार हमला कर रहा है। उधर लेबनान के साथ भी इजराइल लगातार जो है युद्ध कर रहा है, और जो अरब कंट्रीज हैं लगातार ये धमकी दे रहे हैं कि ये युद्ध किस तरीके से महायुद्ध बन सकता है। उधर अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, उधर चीन भी अपनी लगातार जो है इस पर निगाह बनाए हुए है और लगातार उसमें निगरानी कर रहा है। रूस की भी त्योरियां चढ़ रही हैं, उसके रूस की जो है सिंपैथी हमें हमास के साथ देखने को मिलती है। इस तरीके से जिस तरीके से बहुत तेजी के साथ पूरे वैश्विक स्तर पर ध्रुवीकरण हो रहा है, वो कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की ओर संकेत कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो यूएन है,
यूएन की यूटिलिटी क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, जो जिस उद्देश्य को लेकर के वो बना था वो किस तरीके से पूरी तरीके से विफल हो रहा है, और किस तरीके से इसे इतना सशक्त बनाया जाए या इसमें परिवर्तन किया जाए कि ये जो है वैश्विक स्तर पर शांति बनाए रखने में मदद कर सके और हम पूरी जो मानव जाति है उसको तीसरे विश्व युद्ध से बचा सके। तो मेरे उसको लेकर के कुछ सुझाव हैं कि ये जो यूएन है उसका पुनर्गठन करने की जरूरत है, क्योंकि जब इसका गठन किया गया 1945 में तब परिस्थितियां कुछ और थी, आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज जो है जो कंट्रीज हैं वैश्विक स्तर पर उनकी स्थितियां बदल चुकी हैं और टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। आज पूरे विश्व में 9 परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है इसका पुनर्गठन किया जाए और जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसकी, उस सिक्योरिटी काउंसिल के जो स्थायी सदस्य हैं उनका विस्तार किया जाए और जो भारत, जर्मनी और जापान जैसे देशों को उसमें शामिल किया जाए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से अस्थायी सदस्यों का हर 2 साल में चुनाव होता है, उसी तरीके से जो स्थायी समिति है, ये स्थायी जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनको स्थायी न रखा जाए, ताकि कुछ देशों की जो दादागिरी चलती है उस दादागिरी पर अंकुश रखा जाए और इनका कोई कार्यकाल निर्धारित कर दिया जाए, 4 साल का, 5 साल का। इस तरीके से इनका चुनाव हो हर 5 साल में और वो स्थायी सदस्य हों। बेशक उनको जो है वीटो पावर दिया जाए और उसको भी रोटेशन में लगातार बदला जाए, ताकि जो कुछ देशों की ही दादागिरी चलती है और जैसा वो चाहते हैं वैसा विश्व में जो है चीजें चलती हैं, उस पर मुझे लगता है अंकुश लग सकेगा और यूएन और अधिक सशक्त हो सकेगा और जो उसका मूल उद्देश्य है विश्व में शांति कायम रखना, वो कायम हो सकेगी। मुझे लगता है मित्रों कि जो मैंने आपसे इस वीडियो में यूएन के बारे में बातचीत की है वो आपको पसंद आई होगी। और यदि ये जानकारी आपको पसंद आई और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।